अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अपडेट्स के साथ इसरार अहमद कसाना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज की जो अपडेट्स हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि एक तो हम बात करेंगे वॉर एंड टेरर के हवाले से ओवरऑल एक जो एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारा जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है फाटा के ख़ास तौर पे पर्सपेक्टिव में वो किस तरह जा रहा है, उसमें हमारा न्यूक्लियर इशू भी आ जाता है। न्यूक्लियर इशू को भी थोड़ा सा टच करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि बाड़ा में जो माहिदा हुआ है वो भी ज़रा टच करेंगे। हंगू की सूरत हाल को भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको मालूम है कि आबादी जिसमें हम खासा माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं उसका आज आलमी दिन था, उसका भी ज़रा थोड़ा सा टच करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात हुई है कोंडोलीज़ा राइस साहिबा के साथ। वो भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस हुई होंगी और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुकी हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, डायरेक्टर हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट जो कि सासी और ये कहलाता है। मारिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारा जो प्राइमरीली जो एक टॉपिक होगा वो ओवरऑल वॉर एंड टेरर और इसमें हमारे लिए जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस हवाले से बात करेंगे। टू स्टार्ट विद मारिया साहिबा, ये बताइएगा कि पाक यूएस टाइज़ हमने पहले एक प्रोग्राम किया उसमें भी डिस्कस किया उसको, और ख़ास तौर पे जो हमारा रिलेशनशिप है यूएस के साथ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉर एंड टेरर और जिसमें फाटा का रीजन भी आता है, अफ़गानिस्तान के मामलात भी आते हैं, हम देखते हैं कि उसमें ऊंच नीच खासी आती रहती है और उसमें कोई समझ नहीं आती हमारी कि हम इत्तेहादी हैं या दुश्मन हैं, हम क्या हैं एक दूसरे के लिए। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है बम्पी रोड जिसको कह सकते हैं उस तरह का है, तो ये बेहतर नहीं हो सकता? देखिए जी, बिल्कुल होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बेहतरी की ताल्लुक है इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से मतलब मुतवातर कोशिश की जाए। और सबसे अहम बात यह कि दोनों तरफ से एतमाद और भरोसा होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से ट्रस्ट फैक्टर हो। जब आप पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस को देखते हैं और जब आप ये वॉर अगेंस्ट टेरर को देखते हैं तो इसमें आप एक बात देखते हैं कि जैसे ही अमेरिकी फोर्सेस को शिकस्त या कोई नाकामियाँ हासिल होती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो बजाय इसके कि वो अपनी पॉलिसी का मुहासबा करें और देखें कि उसके अंदर क्या क्या गलतियाँ थीं या उस लिहाज से क्या वो स्ट्रेटिजिकली गलत है या उसके अंदर कोई टेक्टिकल रिव्यू चाहिए, सबसे जो उनका नी जर्क रिएक्शन ये होता है कि वो तमाम ब्लेम जो है पाकिस्तान पर डाल देते हैं। और इसकी वजूहात हमारा जो 60 साल का रिलेशनशिप है उसमें ये नी जर्क रिएक्शन क्यों आता है? उसमें कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं हो सकता कि हम किसी इदारे के ज़रिए किसी ख़ास तरीके के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ अपने कंसर्न्स जो हैं वो शेयर करें? देखिए जी, इसकी जो मेन वजह है वो ये जो बम्पी रिलेशन की वो ये है कि जब भी पाकिस्तान यूएस रिलेशंस कंसर्न हुए उस वक्त हमेशा अमेरिका की नीड पाकिस्तान के लिए ज़्यादा थी बनिस्बत पाकिस्तान की नीड अमेरिका के लिए। उस वजह से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करके पाकिस्तान को रिलेशनशिप में मतलब यू आर इन्वॉल्व। पहले आप अफ़गानिस्तान वॉर की बात करते हैं, आप अमेरिका की जब चाइना के साथ दोस्ती की बात करते हैं, आप किसी भी टाइम को उठा लें, उसके अंदर जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है दे हैव बैक्ड ऑफ ऑन दिस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, यस। लेकिन उसके अंदर ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी इनकी जो इंग्रेस है आपके एरियाज़ में वो किस तरह है, आपके इंस्टीट्यूशंस के साथ किस तरह है, और क्या आपके इदारे इतने मुस्तहकम हैं कि वो बतौर एक स्टेट इदारे मुस्तहकम होने ही नहीं देते। देखिए जी, हमारे इदारे हैं वो मुस्तहकम तब होंगे जब डेमोक्रेसी यहाँ पे चलेगी, और हम देखते ये हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा डिक्टेटरशिप्स के साथ ज़्यादा एंजॉय वो करते हैं इंस्टेड ऑफ द डेमोक्रेटिक पैटर्न। देखिए जी, वो इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजियर टू डील विद, उनको आप मतलब प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप्स असाइड, या वो डिक्टेटरशिप है चाहे वो डेमोक्रेसी, आप किसी भी टाइम में देख लें, मतलब उनका रिलेशनशिप स्ट्रेट बेसिस पे बेस्ड नहीं है। उसमें वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट या लेजिटिमेट इंटरेस्ट को उतना वेटेज नहीं देना चाहते हैं, और क्योंकि जब वो वेटेज नहीं देना चाहते हैं इट इज़ एन आर्टिफिशियल रिलेशनशिप। सो आफ्टर सम टाइम जैसी कोई उसमें हिच आती है, जैसी उसमें कोई चीज़ आती है, वो एकदम ब्रेक कर जाता है। जब तक आप दोनों साइड के म्यूचुअल इंटरेस्ट ज़रूरी हैं, अगर आप एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहते हैं कि आप लेजिटिमेट इंटरेस्ट करें, हम ये नहीं कहते हैं कि अमेरिका सारे पाकिस्तान के मफादात की हमायत करे या उनकी मफादात के लिए जंग लड़े, लेकिन कम अज़ कम उन मफादात के बारे में उनको ख्याल रखना चाहिए जब वो किसी भी रीजनल पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप की बात है, चाहे वो अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात है, चाहे वो यूज़ ऑफ फोर्स की बात है। और इस वॉर अगेंस्ट टेरर में जो एक मतलब वजह है, जो एक अहम वजह जिसकी वजह से बार बार ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, वो स्ट्रेटजी के इस्तेमाल की है। यहाँ पाकिस्तान चाहता है कि आप मसलहत से, तो नेगोशिएशन से, सोशल इम्पैक्ट से, मतलब मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ टीयर्स
आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। यही तो क्वेश्चन है हमारा पाक यूएस टाइज के हवाले से कि वो हमारी सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते हैं। वो आए दिन, आज ही मैं देख रहा था कि माइक मालिन साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट काबुल से आ गई है कि जी पाकिस्तान हैज़ टू डू मोर और पाकिस्तान इज़ डूइंग नॉट इनफ। ये भी अजीब तरह की वो उनकी लैंग्वेज होती है। हमारे ट्रूप्स जो हैं वो कह रहे हैं जी कि वो तैयार खड़े हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान में जो हैं वो मिलिटेंट्स जो हैं वो सर उठा रहे हैं, पाकिस्तान इज़ डूइंग नथिंग एट ऑल। तो ये जो हमारी सेंसिटिविटीज़ को ना समझना है, ये भी तो एलाइज के ऊपर तो इस तरह की चीज़ें। हाँ जी, एलाइज के ऊपर ना सिर्फ इसका बहुत बड़ा मतलब ब्लेम है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उनकी असल सक्सेसेस क्या है अफगानिस्तान में। आप देखिए उनकी अभी तक तकरीबन 8 साल हो गए हैं, मतलब तकरीबन 8 साल से वो जंग लड़ रहे हैं और अभी तक अफगानिस्तान में रिलेटिव पीस भी एस्टैब्लिश है। उन्होंने पॉपुलेशन पर कर दिया किसी भी पीस माहिदे में। जब आप इस किस्म के काम करेंगे तो उसके बाद यस, सो व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट, उसमें सबसे आसान बात है आप एक बड़ा एनिमी ढूंढें, क्योंकि एक स्टेट एनिमी है। ये जो जंग है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ है। ये मतलब आप टेररिस्ट कह लें, आप इनको जो भी कह लें, लेकिन बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और उसके उनके खिलाफ आपने स्टेट फोर्स इस्तेमाल किए। मतलब ये जो जंग का तरीका है वही गलत है कि आप एक एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं एक इंसान को मारने के लिए। मतलब द प्रोपोर्शन इज नॉट राइट। जब आप कहते हैं कि जनाब अभी जो पिछले दिनों आपने देखा था कि 47 बंदे इन्होंने अफगानिस्तान में मार दिए जो सिविलियंस हैं, तो यू डोंट टर्न अराउंड एंड से कि ये कोलैटरल डैमेज है। आज भी वो अंगूर अड्डा की खबरें आ रही हैं, उसमें अजीब सी सूरत हाल बनती है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आज जरा देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल जो आज का है जुलाई 11 का, उसमें दे स्टार्ट विद इसका जो है हेडलाइन है वो ये है, द तालिबान्स राइजिंग टाइड। अब ये जो अलार्म बेल्स वो बजाते हैं ना, ये भी समझ नहीं मुझे आती। The swelling forces of Taliban and Al-Qaeda fighters in Pakistan's border region pose a grave threat to American and NATO forces and troops in Afghanistan. They also pose a grave threat to the Pakistani people. अच्छा, ये तो ठीक है। अब आगे जाके वो अजीब तरह की बात करें, Pakistan's new military and civilian leaders caught up in their own power struggles. अब देखिए ये हमारे साथ साथ ये भी काम करते हैं। Have been dangerously derelict in acknowledging and confronting the threat. यानी वो हमें ये कह रहे हैं कि आपको तो पता ही नहीं है कि थ्रेट का। Do you agree with it? नहीं जी, पहली बात तो ये कि ये बात गलत है। Do we acknowledge it actually? I think we acknowledge the fact that we are taking undue responsibility of this war against terror. पहली बात तो है कि इट इज़ देयर ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, जिसमें हम उनके साथ मतलब वी आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, वी आर विलिंग टू वर्क, बट आपने इसको सोशली कल्चरली देखना है। जस्ट बिकॉज कोई नमाज पढ़ता है या कोई उसकी रिलीजियस एफिलिएशन, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ बंदूक उठा लें, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स करे। और मतलब ये यहाँ बंदे मार के आप वहाँ अपनी पोलिटिकल विन नहीं दिखा सकते। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देयर इज अ चेंज ओवर लाइकली टू कम, और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है तो उसके अंदर वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो 8 साल से जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी वो कामयाब थी, और ये सारा का सारा फ्लॉ जो है उनके ऊपर नहीं, उनकी यूज़ ऑफ फोर्स की वजह से नहीं है, उनकी किसी और मतलब गैर मतलब नॉट एसेंशियल पॉलिसीज विच इज़ रिजल्टिंग इनटू दिस, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि हमें भी रिव्यू की ज़रूरत है कि क्या आया हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम किस तरह बढ़ना चाहते हैं। अगर हमारा डोमेस्टिक मसला है तो हम उसको किस तरह हैंडल करना चाहते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात आती है, खा वो ट्राइबल एरिया की बात है, खा वो आपके सेटल्ड एरिया की बात, रिव्यू कैसे करें? देखिए जी, आपको यूज ऑफ फोर्स देखनी पड़ेगी, आपको लोगों को कल्चरली लेना पड़ेगा। आप यू डोंट वांट टू मेक लॉट्स ऑफ यूज ऑफ फोर्स की आप बात करें, यूज ऑफ फोर्स जब हम करते हैं तो तब उसका एक अलग रिएक्शन आता है। जब हम यूज ऑफ फोर्स छोड़ के डायलॉग करते हैं तो फिर अमेरिका में अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो जाती हैं कि जनाब डायलॉग शुरू हो गया हो, ये तो मिलिटेंट्स के साथ और टेररिस्ट के साथ डायलॉग शुरू हो गया। नहीं जी, इस दफ़ा हमें सीरियसली ये कंसिडर करना पड़ेगा, हमारी पार्लियामेंट को कंसिडर करना चाहिए। इस वक्त हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप ये जो मसला है, ये जो पॉलिसी है, इसको आप पार्लियामेंट में लेके आएँ, इसको डिबेट कराएं ताकि ऑल पोलिटिकल पार्टी जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो पहुँच सकें, डिबेट हो सकें और आप रिव्यू कर सकें कि आप कितनी हद तक इस वॉर अगेंस्ट टेरर में क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या चीज़ पाकिस्तान की आवाम को मतलब इट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब तक हम कोई भी पॉलिसी, खा वो वॉर अगेंस्ट टेरर है, खा वो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस है, कोई भी आप पॉलिसी उठा लें, जब तक आप उसके अंदर अपने लोगों के इंटरेस्ट को फर्स्ट नहीं रखते हैं, आप वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसमें एक चीज़ जो आगे जाके वो कह रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डेंजरसली डेरिलिक्ट इन एक्नॉलेजिंग एंड कन्फ्रंटिंग द थ्रेट, कहते हैं कि इंस्टेड दे हैव डिल्यूडेड, यानी पाकिस्तानीज हैव डिल्यूडेड देमसेल्व्स that they can negotiate a separate peace with fanatic Taliban leaders. Bitter experience has proved that will not work.
अब देखें ना वही डायलॉग वाली बात। नहीं, आई थिंक द थिंग इज दैट यू कैन नॉट होल्ड एवरीबॉडी टुगेदर इन द सेम स्टिक। अमेरिकन्स बिलीव कि हर किसी को आप फोर्स से यूज कर लें। अगर उनकी ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती तो हमें इराक के अंदर उनको सक्सेस नजर आती, हमें अफगानिस्तान में सक्सेस नजर आती। हमने 8 साल में देख लिया कि वो रीजन ना सक्सेसफुल हुआ है, ना पीस आई है, ना कोई ऐसी बात। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी मिजरेबली फेल की है। इसका मतलब ये कि आपको रिव्यू चाहिए। नहीं, बट द क्वेश्चन इज आर दे रेडी फॉर अ चेंज इन द पॉलिसी? आई थिंक दे विल बी रेडी फॉर अ चेंज। और अगर वो समझते हैं, देखें जहां तक अमेरिकन पॉलिसी की बात है, वेदर for a change or not, this is something which their administration will go for. और उसके लिए we can only hope कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो रिव्यू करती है। तो नहीं तक हमें रुकना पड़ेगा शायद। जी, मेरे ख्याल से आपको रुकना पड़ेगा और आपको प्रेशर, मेरा ख्याल है कि उससे तक हमें कोई और आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। और इस प्रेशर के अंदर जो कुछ आप करें वो आप अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए करें। आप ये मत सोचेंगे जी अमेरिका के लिए आप क्या करें। अगर हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर में भी अमेरिका के साथ थे तो आप अपनी मफाद की वजह से थे, ना कि अमेरिकी मफाद को। अगर आप अमेरिकी मफाद को बरतरी देंगे तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि आप एलियनेट हो जाएंगे बतौर एक गवर्नमेंट, बतौर एक हुकूमत, बतौर एक मतलब आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन जब जाएगा तो लोगों में बहुत रिजेंटमेंट आएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि जी ये जो जंग है या ये जो आप काम कर रहे हैं वो आप अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए नहीं या किसी और के लिए नहीं, बल्कि आप किसी और पावर की बिहेस्ट के ऊपर कर लिए। इसलिए आपको तमाम ऑप्शंस ओपन रखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप इस खित्ते से हैं, आप अपने लोगों के कल्चर को समझते हैं और आप समझते हैं कि कभी अफाम तफहीमत और मतलब नेगोशिएशन से यू माइट बी एबल टू रिजॉल्व समथिंग। और एट द एंड ऑफ द डे आप हर किसी को एक स्ट्रिक से नहीं, मतलब यू कांट ब्रिंग देम टुगेदर। लेकिन साथ साथ ये जो हम खबरें पढ़ते रहते हैं, अभी मैं आने से पहले भी देख रहा था कि कुछ ट्रूप्स जो हैं वो पाकिस्तान में वो ड्रॉप करना चाहते हैं, कमांडोज वगैरह, और वो जो बहरी बेड़ा जो है वो आ रहा है इस तरफ, तो लिहाजा कुछ ना कुछ होने जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो चलें इस तरह के चांसेस होते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी एक थिंकिंग है। वो कहते हैं कि सेंडिंग US ट्रूप्स इनटू पाकिस्तान बॉर्डर रीजन्स to try to clean out Taliban and Al-Qaeda forces is also not the answer, and would provoke even fiercest anti-American furies across Pakistan. The poorly paid, ill-trained and uncertainly loyal frontier corps in Pakistan is not up to the job. अब ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो FC है वो भी अप टू द जॉब नहीं है। लेकिन मैं इसी पे बात करूंगा। हमारे साथ खालिद अजीज साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी फाटा, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खालिद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हमने सुना है कि मुआहिदा हो गया है और उस मुआहिदे के तहत वहाँ पे अमन जो है वो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में देखने में आएगा। आप क्या समझते हैं कि इस मुआहिदे के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे जी? ये जो मुआहिदा हुआ है जी, इससे पहले वाली जो सिचुएशन है उसके साथ इसे कंपेयर कीजिए जी, क्योंकि बाड़ा तहसील में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कंट्रोल खो बैठी थी और मंगल बाग ने जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट हैं और तहसीलदार हैं और खासेदार जो कंट्रोल करते हैं उन्हें कहा था कि ये इलाका आप छोड़ दें। तो पिछले कोई 3-4 महीनों से इस इलाके में और इस तहसील पे ये जो मंगल बाग के हामी थे इनका कंट्रोल था। तो उस कंट्रोल को हासिल करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था और वो कंट्रोल हासिल किया गया है। ठीक। इसमें बहुत सी दुश्वारियां भी आई और क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि भाई इसमें कोई एक्टिविटी देखने में नहीं आई, यानी जिस किस्म का हम लोग हिसाब करते हैं कि लोग मारे नहीं गए और जो और जिस तरह के मुकाबले में कुछ चीजें होती हैं वो नहीं हुई। तो ये किस किस्म का ऑपरेशन था? लेकिन ये जो मुआहिदा हुआ है खालिद साहब, ये बताइएगा कि ये तो अफरीदी ट्राइब्स के साथ हुआ है, तो इसमें मिलिटेंट्स जो हैं वो तो शामिल नहीं है शायद? मिलिटेंट्स जो हैं जी वो भी तो अफरीदी हैं। तो नहीं, लेकिन जो मंगल बाग की आप बात कर रहे थे वो इसमें शामिल है? मंगल बाग को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिस इलाके में मंगल बाग रहता है, तो उसके जो मलिक हैं उन्होंने ये सिक्योरिटीज और जमानतें दी। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये जो सिक्योरिटीज हैं ये मंगल बाग पे अप्लाई होंगी? ये अप्लाई होंगी, यही उन्होंने जिम्मेवारी ली है। और अगर उनकी मुख्तलिफ शिकों पे आप नजर दोहराएं तो उसमें ये जिक्र किया गया है, शिक नंबर अलिफ, उसमें लिखा गया है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ टारगेट किलिंग नहीं होगी। तो टारगेट किलिंग कौन कर रहा था? मंगल बाग कर रहा था। शिक नंबर बे में कहा गया है कि आम पेट्रोलिंग, यानी जो दस्ते हैं हुकूमत के वो जब पेट्रोल करें तो उनके खिलाफ कोई ऑपोजिट पेट्रोलिंग नहीं होगी। ये किसके खिलाफ ये बात की गई है? मंगल बाग के खिलाफ की गई है।
यानी फिर पैरेलल इंस्टीट्यूशंस यानी मुकाबलतन कोई और मकामी जो मंगलबाग अपने जिरगे या शरीयत के अदालतें बना रहा था वो नहीं होंगी, तो ये बात उनके खिलाफ है। इस तरह और भी बड़ी तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस मुआहदे से जो स्टेट की जो रिट है वो एस्टेब्लिश हो गई है। वो इस माहदे का पूरी इंटेंशन यही है कि स्टेट की जो रिट है उसे आप स्टैब्लिश करें और उसे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन क्या वजह है खालिद साहब के हम आए दिन देखते हैं कि मुआहदे होते हैं और फिर टूट जाते हैं। ये मुआहदे टूटने का ये जो पैटर्न है ये क्यों ऐसा होता है? इसमें इसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि मुआहदा जब होता है तो इसे मॉनिटर नहीं किया जाता, यानी एक तो ग्राउंड जो लोग मुआहदे कर रहे होते हैं वो इसे चला रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक लेयर होती है गवर्नमेंट की। अगर वो मॉनिटर करें कि भाई ये चीज क्यों गलत हुई है या मुआहदे के मुताबिक क्यों नहीं हुई, तो उसे ठीक किया जा सकता है। ये सिस्टम जरा टूटा हुआ है, इस सिस्टम को ठीक करना है। इसमें और भी दुश्वारियां हैं क्योंकि इस पे काफी अब ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी स्टेट के अंदर भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो इन मुआहदों में और जो ये इन्हें वॉरलॉर्ड्स कहीजिए इनके साथ उनकी भी कुछ कनेक्शंस हैं और इसका सिलसिला जो है ये अफगानिस्तान तक चलता है, तो ये बड़ा पेचीदा मसला है। और क्या ये खालिद साहब जो अभी मुआहदा हुआ है इसी तरह का मुआहदा और यही मॉडल जो है ये किसी और जगहों पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है? ये इसको रेप्लिकेट वजीरिस्तान में किया गया है, इसको रेप्लिकेट अब कर रहे हैं जनूबी वजीरिस्तान में। और हालांकि ये मुआहदा करना जो है ये खुद एक खतरनाक चीज है, क्योंकि जब मुआहदा होता है तो उसके बाद एक हमला होता है और उस हमले की वजह से ये सिचुएशन और खराब हो जाती है। तो अभी कोई हमला आप समझते हैं कि आने वाला है? मुझे तो अब कुछ नजर आ रहा है कि ये कुरम की साइड पे और नॉर्थ वजीरिस्तान की साइड पे कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जो यानी जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि हालात खराब होंगे। तो वो उसके लिए फिर क्या किया जाए, हुकूमत क्या करे इस हवाले से? देखिए जी, हम हुकूमत पे बोझ तो बहुत डालते हैं, लेकिन हुकूमत की अपनी बहुत सी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसमें प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें अफगानिस्तान है। और आजकल की जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक ये है कि कुरम के सामने और जनूबी वजीरिस्तान के सामने अमेरिकन और अफगान फोर्सेस आ चुकी हैं। अगर वो बॉर्डर पे आई हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही होगा कि इस तरह से जिहादी एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ मुकाबला करेंगे और हालात खराब होंगे। और वो इनके पीछे खतरा ये है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये वो क्रॉस करेंगे। तो सबसे बड़ा खतरा जो आजकल नजर आ रहा है वो यही है। और आज साउथ वजीरिस्तान में एक हवाई हमला हुआ है जिसमें हमारी 9 से ज्यादा अशखास जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जख्मी हुए हैं। तो ये अब सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है और ये कुछ हालात साजगार नहीं नजर आ रहे। चलें, अल्लाह खैर करेगा। और खालिद साहब आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खालिद अजीज साहब साबिक सेक्रेटरी फाटा हमारे साथ बात कर रहे थे। और बैड न्यूज़ अगेन कि वो फिर दोबारा देखें वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और फिर वो अटैक करेंगे। और पाकिस्तान की जो जितनी भी कार्रवाई उसने की हुई है, हम लोग जाके पीस डील्स करते हैं और वो आके हमला करते हैं, वो ख़राब हो रही है। मेरे ख्याल से इस दफ़ा हमें इसको बिल्कुल लेट बैक नहीं लेना चाहिए। वी शुड टेक दिस केस टू द यूनाइटेड नेशंस। वी शुड से दिस थिंग कि जी अगर आपने वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए अगर आपको कॉपरेशन चाहिए तो आपको हमें बतौर इक्वल पार्टनर एक और जरा जंप लेते हैं और चलते हैं हंगू की सूरत हाल जानने के लिए। हैदर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MNA है हंगू से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब क्या सूरत हाल है हंगू की? वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी था, क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं वहाँ पे? हेलो, मैं तो D8 के उसके सिलसिले में उधर गया था वज़ीर आज़म साहब के साथ जी। तो आज जब वापस आ गया तो ये हालात के बारे में मुझे पता चला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हंगू की जो सूरत हाल है, जोग्राफियाई हालात अगर उसके देखी जाए तो एक तरफ से उसकी औरंगज़ई एजेंसी है, एक तरफ से पाड़ा चिनार एजेंसी है और एक तरफ से वजीरिस्तान एजेंसी है। और हमारा छोटा सा जिला उसके बिल्कुल दरमियान में आता है।
अगर ये कबड्डी का मैदान अगर हंगू जिला बनाया गया तो ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसाइल पहले से चले आ रहे हैं। शिया सुन्नी का मसला बहुत गंभीर सूरत इख्तियार कर गया था पिछले दिनों। तो हंगू के हालात के मुताबिक मैं कल इंशाल्लाह जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा जिन लोगों ने बातचीत की हुई है, हमारे MPA साहब ने बात की है उधर। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने मशरान से मिलके फिर एक लाए हम इस तरह तैयार करेंगे कि ये जो तकलीफ हमें पहुंच रही है और पहुंचने वाली है बहुत जल्दी, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये तकलीफ पहुंचाने वाले कौन हैं शाह साहब, जरा ये बताइएगा कि ये कौन से लोग हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? जी मैंने आपको कहा ना कि एक तरफ से कोरम एजेंसी का आपको पता है बिल्कुल सही कि उधर हालात कैसे चल रहे हैं, हालात खराब है वहाँ पे। जब उधर रोड बंद होता है तो उसका डायरेक्ट असर हंगू पे पड़ता है। दर में जब कोई वाकयात होती है तो उसका असर हंगू पे पड़ता है, और वजीरिस्तान में जब कोई गड़बड़ होती है तो उसका डायरेक्ट असर हम पे पड़ता है। और अब इसमें तो किसी को शक ही नहीं है कि जो अमेरिका से लड़ने वाले जो मुजाहिदीन है वो औरंगजेब एजेंसी में आ गए हैं। तो हम अपने लिए कोई ऐसा रास्ता उसमें ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा तो सेटल एरिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो जंग की सूरत हाल हंगू में बनी हुई है ये फौरन खत्म हो जाए और हंगू में अमन और अमान कायम हो जाए। क्योंकि जब मैं मलेशिया जा रहा था उसी दिन हमारे कुछ लोग अगवा हो गए थे, तो उन लोगों के साथ मेरी बात हो गई और हमें वो लोग हमारे हवाले कर दिए गए बगैर किसी शर्त के। और उन लोगों ने ये भी कहा कि हम हंगू को आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, आपके साथ जिरगा करने के लिए तैयार है, हम हंगू को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ठीक, चलें, अल्लाह करे कि आपकी कोशिशें जो हैं वो बर आएँ और आपकी जो उम्मीद है वो भी बर आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। हैदर अली शाह साहब MNA हैं और बात कर रहे थे हंगू के हवाले से, और हंगू में जो सूरत हाल है उस पर आपको मालूम है एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रोज़नामे की तफसीलात मज़ीद जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे टाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मुख्तलिफ अपडेट्स के हवाले से और वॉर एंड टेरर को भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ फाटा की सूरत हाल और जो वहाँ पे मुआहदा हुआ है बाड़ा कबाइल के साथ उस पर भी हमने बात की है। मारी साहब एक चीज़ ज़रा बताइएगा, मैं थोड़ा सा इस पर ज़रा फोकस करना चाह रहा हूँ। आज जो ये एडिटोरियल आया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें एड के हवाले से वो लिखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ शावर्ड पाकिस्तान विद मोर दैन $7 billion इन मिलिट्री एड ओवर द पास्ट 6 years, with little of it actually being used for counter-insurgency purposes. Over the same period, Washington has provided less than $3 billion in all other forms of assistance. हमें एड तो देते हैं ये, और एड जो है वो पता नहीं जाती किधर है, जो इनका जो फोकस्ड एरियाज हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं जाती है। अब वो कहाँ जाती है? पिलफ्रेज होती है या ये खुद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? ये तो बड़ी आसान सी बात है। जब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं, जब आप ये तमाम क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, आप 2700 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। आप ऐसे बॉर्डर की बात करें जो उससे पहले मिलिट्री ने कभी इसको मैन नहीं किया। आपने 80,000 फोर्सेस वहाँ रखी हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम्स की बात होती है आप कहते हैं जी सॉर्टीज़ करें। आप जब आप सॉर्टीज़ करते हैं, जितनी आपको एड मिली है, कहने को ये मतलब दे कम अप विद अ फिगर, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनसे कहते हैं कि जी इसको आप इफेक्टिवली मेंटेन करें, तो दैट एड एक्चुअली गोज़ बैक टू देयर ओन कंपनीज। यानी जो आपके पास वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं वो भी अमेरिकन बेस्ड कंपनीज के हैं। सो आपको एक्चुअल जो ट्रांसलेशन हो रही है टेक्निकली जी सही, आपके पास 3 मिलियन 4 मिलियन की बात करते हैं, 4 बिलियन की बात करते हैं, लेकिन जब आप उसकी रियलिटी चेक करते हैं तो उस रियलिटी में से ओनली सिर्फ 10% हैज एक्चुअली ट्रिकल डाउन। सेम थिंग हैपेंस इन इराक। हाँ जी, इराक में भी यही हुआ है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे दे से कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एड, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, लेकिन आप स्केल ऑफ ऑपरेशन भी तो चेक करें। स्केल ऑफ ऑपरेशन में आप मिलिट्री फोर्सेज यूज़ करना चाह रहे हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेज यूज़ करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उनकी विम्स के ऊपर एक्शंस किए जाएं, और जब आप उनसे बात करते हैं जो मोर प्रैक्टिकल है, जैसे बायो सिक्योरिटी मैट्रिक्स मतलब इनेबल किया जाए, वो आप नहीं करना चाहते। जब आप कहते हैं कि ये जितना जो मसला है ये अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तानी बॉर्डर की इस साइड पर बेस्ड हैं, आप इनको ये 10 किलोमीटर अफगान बॉर्डर में ले जाएं, ताकि ना क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मसला बचे, ना कोई और अफगान गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ देयर अफगान पीपल। तब जब इस बात की बात आती है तब दे आर नॉट विलिंग टू गो। जो यहाँ तक आपकी क्या कहते हैं वीट की स्मगलिंग की बात है, बाकी गुड्स की स्मगलिंग की बात है, इन्फ्लेशन की बात है जो आपकी कंट्री में फेस हो रही है, वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज के ये जो एड पैकेजेस के अंदर आपके पास फूड बाकी चीज़ें आ रही हैं, इस
also providing a route for smuggling towards Afghanistan. और जो बात पूछते हैं कि ये है कि ये जो 3 मिलियन है या 4 मिलियन जिसकी ये बात करती हैं, ये इन अफगान रेफ्यूजीज को why can't they resettle them just 10 kilometers inside Afghanistan so that they can control it and then they will be fully responsible for it. वो तो इससे एग्री ही नहीं करते हैं, और जो हम लोगों को भेज रहे थे अफगान रेफ्यूजीज को, वो भी उन्होंने रुकवा दिया। तो उससे हमारे पर एक ना सिर्फ बर्डन बल्कि फिर ये साथ साथ कहते हैं कि मिलिटेंसी भी बढ़ रही है। जी जाहिर है इनके क्रॉस एथनिक लिंकेजेस हैं। आप पाकिस्तानी पठान की बात नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी पश्तून की बात नहीं कर रहे हैं, आप अफगान पश्तून की बात कर रहे हैं। जो अफगान पश्तून जो इस वक्त मतलब इस साइड ऑफ द बॉर्डर है, आपके पास वो लिंकेजेस, आप उन पे बायोसिक्योरिटी मैट्रिक्स नहीं लगवाना चाहते हैं, आप उनके ऊपर कोई और काम नहीं करना चाहते हैं, आप रेगुलराइज पोस्ट नहीं रखवाना चाहते हैं। आप जब मिलिट्री की बात करते हैं आप कहते हैं नहीं जी इतने एरियाज़ के ऊपर आप उसको फेंस नहीं करवाना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि यू एक्चुअली वांट अ बॉर्डर व्हिच इज़ फ्लूइड। इट मीन्स दैट यू एक्चुअली वांट के ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम्स हैं इसको डेल्ट ना किया जाए, ताकि आप वॉर और इंस्टेबिलिटी को एक्सपेंड करें। एंड इट इज़ ईजियर टू ब्लेम द बर्डन ऑन द नेक्स्ट साइड कि जी द थिंग्स आर फेलिंग बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इनफ। It also means maybe they want to destabilize Pakistan. I think at the heart of it, this is the major concern which everybody is thinking, and I think this is not something जो आप कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम कंसर्न है तमाम पाकिस्तानियों का कि इस तमाम वॉर अगेंस्ट टेरर का या इस अफगानिस्तान जंग का असल मकासद क्या है। क्या असल मकासद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है तो क्या इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ले आएंगे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बात है जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी चाहिए। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, ईरान पे इम्पैक्ट करेगा, बल्कि हिंदुस्तान पे भी इम्पैक्ट करेगा जिनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्कुल करेगा। एक और यहाँ पे हम बात करते हैं पेशावर में मौजूद समी यूसुफ जई साहब से, और उनसे बात करते हुए पूछते हैं कि फाटा में और दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है। समी यूसुफ जई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम किसाना साहब, कैसे हैं आप समी साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, आप एक इंडिपेंडेंट जरा एनालिसिस मुझे दीजिएगा कि एक तो हमने बड़ा ट्राइब्स के साथ कर लिया मुआहिदा, और उसके बाद आप समझते हैं कि क्या वाकईतन अमन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी हम बात कर रहे थे खालिद अजीज साहब के साथ जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी फाटा भी हैं, वो कह रहे थे कि आइंदा चंद दिनों में कोई और हमला भी हो सकता है हमारे दोस्तों की तरफ से। हमला तो आज भी हुआ है, और एक हफ्ता पहले भी जो एक महीने लास्ट मंथ जो अटैक हुआ था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी जो थे वो मारे गए हैं। मेरे ख्याल में अभी एक बाड़ा का जो ऑपरेशन हुआ है या बाड़ा का जो मायदा हुआ है वो, और वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और बैतुल्लाह साहब के दरमियान माहिदों से टोटली मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो मायदे हो रही है एक किस्म का एक रिहर्सल ऑपरेशन हुआ जिसके जो बंगलबाग साहब है या दूसरे जो लोग है उसकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस सामने नहीं आया, किसी ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, और हुकूमत ने जो जिस अंदाज में इस तरह के इस बड़ा ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन ये जो एग्रीमेंट की बात की, उसमें तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो कहा मंगलबाग साहब ने उसको कबूल किया, इसलिए कि मंगलबाग साहब और जो ट्राइबल मिलिटेंट जो है साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान के, उसके बहुत बड़ा फर्क है। मेरे ख्याल में हुकूमत अगर इसी अंदाज से वहाँ से भी मुज़ाकरात और एग्रीमेंट करना चाहता है तो ये नामुमकिन है। वो इसलिए कि बैतुल्लाह साहब के जो मिलिटेंट है वो बड़ी मजबूत है, और 3-4 साल गुज़श्ता उन्होंने हुकूमत को मुसलसल एक टफ टाइम दिया है, और एक किस्म हुकूमत को और पाकिस्तान के जो मिलिट्री फोर्सेस है वहाँ पर उनको एक मुकम्मल नाकामी का सामना है। अभी आपको पता है कि जितनी भी ट्राइबल एरिया में पाकिस्तान के आर्मी ट्रूप्स जो वहाँ पर डिप्लॉयड है, अब एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके नतीजे में आज अगर पाकिस्तान के ट्रूप्स पेट्रोलिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए अपने मरकज से निकलते हैं तो उसको एक सफेद झंडा लहराना जरूरी है, उसके बगैर नहीं निकल सकते। तो मेरे ख्याल में अब यकीनन हुकूमत के लिए बाड़ा के बाद एक प्रेशर बिल्डअप हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से भी। आलमी जो क़ुव्वत अफगानिस्तान में है, अमेरिका है, और ये मुसलसल कह रहे हैं कि हमें एग्रीमेंट किसी तरफ भी कबूल नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान की हुकूमत आलमी जो अमेरिका है उनको ये बावर करा रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बैतुल्लाह मसूद साहब को कमजोर करे, या बैतुल्लाह मसूद साहब के साथ जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें अकलन हद अकल ये शर्त भी रखे जिसमें एक है कि
बैतुल्लाह मसूद साहब एग्रीमेंट में इस शर्त पर राजी हो जाए कि वो अपने अफगानिस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करे या अफगानिस्तान में जो जहाद की बात करे वो वापस ले। ठीक है। और ये मुझे बताइएगा समी साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइए कि जो एक जनरल रिएक्शन है लोगों का वो क्या है इस मुआहदे के हवाले से? क्या लोग जो हैं वो खुश हैं? क्योंकि हमने तो एक दफ़ा सुना था जी कि पेशावर जो है वो फॉल होने वाला है और जनाब तमाम लश्कर जो हैं वो इर्द गिर्द आ गए हैं और ऐसा स्केयर इन्होंने क्रिएट किया कि अब आप ज़रा बताइएगा कि एक आम आदमी इस मुआहदे के बाद क्या सोच रहा है? मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल हैदराबाद में रहते हो जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 800 मीटर जो बाड़ा और पेशावर के दरमियान जो मेन बाउंड्री है उसे नजदीक हो। लेकिन मैं खुद भी हैरान था कि मीडिया पर कुछ अखबारात ने एक अजीब किस्म की खबरें लगाई। जब हम यहाँ पर, मैं मुल्क से बाहर था, जब पहुंच गया तो वहाँ पर जो मैं खबरें पढ़ रहा था और यहाँ पहुंचकर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इतनी भी थ्रेट नहीं थे। पेशावर एक सेटेबल शहर है, यहाँ पर आर्मी है, यहाँ पर पुलिस है। हाँ, कुछ लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसका मतलब तो नहीं है ट्राइबल में तो अगर आप पेशावर के हैदराबाद से 2 मीटर इस तरफ निकले तो वहाँ पर जरूर जो लोग लोकल जो ट्राइब जो कानून है वहाँ पर हर आदमी के साथ गन और असलहा जरूर होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट पेशावर के लिए था। मेरे ख्याल में हुकूमत ने इस ऑपरेशन से पहले कुछ एग्जैजरेशन किया, कुछ एग्जैजरेशन अखबारात के जरिए किया ताकि इस तरह फजा हमवार कर सके। मेरे ख्याल में हुकूमत ने ऑपरेशन के बाद एक चीज कर दी कि अब तकरीबन जो अमरीकी जो अफवाज के लिए जो पाकिस्तान पेशावर के रास्ते, कोहाट टनल के रास्ते, कराची से जो सामान लदी हुई जो ट्रक और आते हैं वो अफगानिस्तान जा रहे, उसको कुछ महफूज रास्ता मिल गया। मेरे ख्याल में पेशावर के लोग भी अब हैरान है कि ये जो सब कुछ हुआ बिल्कुल बगैर किसी रेजिस्टेंस से कैसा हुआ। अगर बैतुल्लाह मंगल बाग इतने कमजोर थे जिन्होंने कुछ एक्शन नहीं दिखाया, कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया, तो फिर इससे पहले क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? इससे पहले एक महीने पहले इसी मंगल बाग और एक और कबायली रहनुमा के मलक जाहिर के दरमियान जो लड़ाई हुआ था, इसमें बड़ी तादाद में रॉकेट पेशावर के हैदराबाद इलाके में गिरे थे। लेकिन उस वक्त हुकूमत को ये चाहिए था कि बिलफौर मुदाखला कर देते और बैतुल्लाह जो मंगल बाग साहब के जो लोग हैं जो अपने एक और ट्राइबल रहनुमा के साथ लड़ते थे और पेशावर के शहर पर रॉकेट गिरते थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्यों हमला नहीं? समी साहब थैंक यू वेरी मच, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। समी यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे। इसमें एक चीज़ जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेनेटर जो बाइडन है उन्होंने भी एक प्लान दिया है रिचर्ड लूगर के साथ मिल करके, जिसमें उन्होंने कहा जी कि $15 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को अगले 10 साल में दिए जाएँ और उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी की जाए और सारा कुछ किया जाए। क्या जो सोल्यूशन है इज़ दैट लाई इन एड? दैट्स इट? I think the solution lies in analyzing the Pakistan-US relationship in general. कि इसके असल आप कितनी हद तक ये रिलेशनशिप सस्टेन कर सकते हैं, इसकी बेसिस क्या है, इसकी मोडेलिटीज़ क्या है, और सबसे अहम बात है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इस वक्त तक आप लिमिटेशंस तक नहीं आ सकें, आपको ये नहीं पता चला कि जिसकी लिमिटेशन ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब मुश्किलात आती हैं आप उसको एक और टर्न दे देते हैं विच इज़ मच मोर एक्सेप्टेबल टू द डोमेस्टिक पॉपुलेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो आई थिंक पहली बात तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि क्या पाकिस्तान के मतलब कौन सी ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनको सेफ गार्ड करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों को पार्लियामेंट में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक होने के बावजूद इन चीज़ों को पार्लियामेंट में नहीं लाते हैं, इनको डिबेट नहीं करते हैं और पॉलिसीज़ के ऊपर मनो अन यकीन करने लग जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि हमारे आज़ाद होने या हमारे डेमोक्रेटिक होने का क्या फ़ायदा। तो आई थिंक सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी किस्म का रिलेशनशिप, किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप को, आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पास लोग हैं, आप इनको डिबेट करें और फिर जो आपकी विल है, पॉलिटिकल विल है, आप उसके मुताबिक काम करें। जिस तरह इंडिया में और न्यूक्लियर डील के ऊपर उन्होंने इतनी देर कर दिया, 2005 से शुरू हुई है और 8 आ गया हुआ है, ख़त्म होने वाला है और अभी तक वो डिबेट चल रही है और अभी तक उन्होंने कोई येस नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी इसमें लेसन है कि हम भी जो भी चीज़ है उसको डिबेट करें। और आई थिंक इसकी एक एग्जांपल आपके पास टर्की की मिलती है, जिसमें द टर्क्स सेड कि जी नहीं, हम आपके साथ नहीं मतलब कर सकते अगर आपने कुर्दिस्तान के ऊपर अटैक करना है या इस किस्म की कोई बात है, वी वुड नॉट बी विलिंग टू सपोर्ट यू। उन्होंने ये भी कहा है कि इस एडिटोरियल में कि व्हेन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी विजिट्स Washington later this month, President Bush should offer him strong political and economic backing in exchange for a firm commitment to support Afghanistan's embattled government and fight Taliban and Al-Qaeda terrorists
इन पाकिस्तान। ये एम्बेटल्ड गवर्नमेंट जो है, ये एम्बेटल्ड हमने तो नहीं की हुई ना। देखिए जी, वो उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट रखी हुई है। अब हर कोई जानता है कि कारज़ाई की गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है दैट इज़ क्वेश्चन बाय द अफगान पीपल इटसेल्फ। और जब तक आपकी लेजिटिमेसी, किसी भी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी उसके लोग देते हैं, कोई फॉरेन गवर्नमेंट आपको लेजिटिमेसी नहीं देती है। ये बात एक ऐसी है जो हर एक, मेरे हाल से हर एक स्टेट एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज करती है और उसके लीडर्स रिकग्नाइज करते हैं। जहाँ तक करज़ाई की गवर्नमेंट की बात है, मतलब दे आर नॉट अ स्टेट और अ लीडर रिप्रेजेंटिंग द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इफ़ इट वाज, फिर उनकी रिस्पेक्ट भी होती, लोग उनकी बात भी मानते, रेट ऑफ द स्टेट भी इस्टेब्लिश होती, अफगानिस्तान के लीडर को अमेरिकन फोर्सेस की ज़रूरत ना होती अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो दैट अलोन शोज़ द फैक्ट कि जी आपकी रिट कितनी है एज अ लीडर, आपकी रिट कितनी है एज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं लेके आते हैं, अगर अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर वो अफगानिस्तान में सचमुच डेमोक्रेसी ले आते हैं, सचमुच आप लोगों को आने दें, उनके पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को आने दें, आप वॉर लॉर्ड्स और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ अंडर हैंड डील्स ना करें, तो हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर पीस आए। हो सकता है कि अगर आप जिरगे को स्ट्रेंथन करते हैं, किसी भी पोलिटिकल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं, तो उसका आंसर स्टेबल अफगानिस्तान है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग हैं अफगानिस्तान के, वो उस गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद करें। और उसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि स्टेबल पाकिस्तान। देखिए जी, स्टेबल पाकिस्तान तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन की बात है, पाकिस्तान हिंदुस्तान रिलेशन की, पाकिस्तान ईरान रिलेशन की बात है, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल किस तरह रिलेट करती है। हम तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ हर तरह के तावन के लिए तैयार हैं, हम उनको एड देने के लिए तैयार हैं और हमने उनको दी है, इन तमाम 8 सालों में एड दी है, हमने उनकी सपोर्ट की है। हमने टेररिज्म को जहाँ तक हमारे ख्याल से हम अफगानिस्तान इशू को डील कर सकते थे हमने किए। जहाँ तक हमारी इंट्रेंचमेंट की बात थी अफगानिस्तान ने, आपने उससे रिट्रैक्ट किया, उसकी रिप्रिकॉशंस हो रही हैं आपको कि आपने एकदम यू टर्न लिया उस पॉलिसी से, उस रिप्रिकॉशंस को आप डील कर रहे हैं। आपने कोई फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं की। जहाँ तक इंडियन काउंसलेट्स हैं, जो 17 काउंसलेट्स इस वक्त अफगानिस्तान में, आपने उनको नहीं, मतलब द अफगान गवर्नमेंट हैज़ नॉट केटर्ड फॉर इट कि जो मतलब एक ट्रेडिशनल राइवलरी है आपकी, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस किस्म के कोई इक़्तिदामात ना ले या इस किस्म के रिलेशनशिप्स के ऊपर ना आए जो आपके नेबर के ऊपर। और एक पाकिस्तान कोई छोटा नेबर नहीं या छोटा हमसाया नहीं, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हमसाया है। अमेरिका की बात की है तो नाज़रीन मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हमने बात करनी है कोंडोलीज़ा राइस साहबा के साथ मुलाकात हो रही है हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस वक्त मुलाकात चूँकि ख़त्म हुई है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे मीडिया के साथ बात कर रहे हैं और जिन लोगों से हमने बात करनी थी वो उस टॉक में मौजूद हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़रा वेट करना पड़ेगा और जैसे ही ये टॉक ख़त्म होगी तो हम उनसे रब्ता करके बात करने की कोशिश करेंगे। कमिंग बैक टू पाक US टाइज, इसमें एक और कंसर्न हमारे सब बड़ा शदीद किस्म का है, वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, जो हमें उन्होंने बना दिया हुआ है कि पता नहीं हमने पूरी दुनिया में इजराइल तक को शायद हमने ही प्रोवाइड किया है। ये जो एक स्केयर वो क्रिएट करते हैं कि जी डॉक्टर एक्यूब खान ने ये कर दिया वो कर दिया, ये किस हद तक लेजिटिमेट है? देखिए जी, पहली बात तो ये जहाँ तक प्रोलिफरेशन की कंसर्न है, ठीक है, इलिसिट ट्रैफिकिंग हुई, उसके अंदर पाकिस्तान का हिस्सा, ये प्रोलिफरेशन का हिस्सा, ये डॉक्टर एक्यूब खान का हिस्सा एक महदूद हद तक है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल ब्लैक मार्केट थी जिसमें हुआ। जहाँ तक ये कि ये स्केयर ये क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ये बात मत पूछें। जैसे आपने देखे कि इंडो US न्यूक्लियर डील इस वक्त जो है मैच्योर कर रही है, इंडिया ने जो है IAEA सेफ गार्ड्स के लिए अपने सेफ गार्ड्स भेज दिए हैं। वो अमेरिका ने एक पॉलिसी इख्तियार की जिसको वो कहते हैं डीहाइफनेशन, कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलहदा और मुख्तलिफ कैटेगरी में डील करना चाहेंगे। और उस वक्त आप उसको उसी वक्त कर सकते हैं जब आप पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर रिलेशनशिप को डीहाइफनेट करते हैं। और इस डीहाइफनेशन के लिए दे हैव ब्रॉट इन दिस क्वेश्चन ऑफ प्रोलिफरेशन कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रोलिफरेशन के ऊपर आप प्रेशर डालें। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ डन अ लॉट इन काउंटर प्रोलिफरेशन। आपने ना सिर्फ अपने लॉज बनाए हैं, आपने ना सिर्फ अपने कवानीन और कवायद इस्टेब्लिश किए, बल्कि आपने स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश किए हैं। और जहाँ आपके मतलब एक्यूब खान या जो भी आपकी डोमेस्टिक प्रोलिफरेशन का कॉन्सेप्ट था, आपने उसको डील किया है। और प्रोलिफरेशन की जब आप बात करते हैं और इंटरनेशनल प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, तो हमें ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट NPT ड्रिवन से है। ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इजराइल, हम से किसी एक ने भी NPT साइन नहीं की हुई। तो एज फार एज इंटरनेशनल प्रोलिफरेशन इज कंसर्न्ड, you can only be responsible for that part of the crime which you have actually committed. ठीक है, but if you have not party to something, you cannot. लेकिन इसमें एक चीज़ जो इंडो US न्यूक्लियर डील के हवाले से हो रही है और जिसमें NPT में अगरचे इंडिया भी नहीं है, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक किस्म का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये जो सिलेक्टिव मोरालिटी है,
ये क्यों है? देखिए जी, सिलेक्टिव मोरालिटी इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को, न्यूक्लियर पावर जनरेशन को जो है बूस्ट दे सकें। उसके लिए हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए। इसके अलावा वो समझते हैं कि हिंदुस्तान को चाइना के मद्दे मुकाबले जो है बिल्ड किया जा सकता है, एंड एज अ काउंटर वेट टू चाइना दे वांट टू बिल्ड इंडिया। लेकिन एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एडवांस करे या पाकिस्तान उस कैटेगरी के अंदर आए। इसलिए जितनी भी ये जो पॉलिफिकेशन कंसर्न है, आपके ऊपर इतना एम्फेसिस आ रहा है कि जी पॉलिफिकेशन में ये हो गया, जो जिसका हकीकत के साथ इतना ताल्लुक नहीं है। ना आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं, आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल है। आपका प्रोग्राम 1955 से स्टार्ट हुआ, जिसमें से 1974 के बाद आपने क्लासिफाइड साइट के ऊपर काम करना शुरू किया, मतलब इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, और 1972 टू बी मोर प्रिसाइज आफ्टर द मुल्तान कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त आपके पास तकरीबन 31 साल, मतलब आप देख सकते हैं का एरिया है जिसमें आपने एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट फंक्शन किया है। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक डिवाइस है, इसका मतलब ये है कि आपके पास डिलीवरी सिस्टम्स हैं, आपके पास मैकेनिज्म्स हैं, आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेफ्टी सिक्योरिटी प्लस उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सो इट्स अ होल स्ट्रक्चर व्हिच यू हैव। ये जो लोग ये भी कुछ कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उनकी नज़रों में खटकता है और वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं या इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ये कहाँ तक फेयर है? आई थिंक इसके अंदर तो जी देयर इज नो एम्बिग्विटी, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने कभी, दे हैव नॉट मिन्स्ड वर्ड्स, उन्होंने कभी अपने लफ्ज़ जो हैं किसी आराम से या किसी मतलब दे हैव नॉट ट्राई टू कवर दीज वर्ड्स, दे हैव सेड इट डायरेक्टली एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, यस वी वुड नॉट वांट पाकिस्तान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वी वुड नॉट वांट इंडिया टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, यस वी विल एक्सेप्ट द न्यूक्लियर रियलिटी, लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। नाउ आजकल द लेटेस्ट डिबेट जो आपके सामने आ रही है वो है द रेस टू न्यूक्लियर जीरो। इस इन दिस दे वांट कि जी जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो बहुत से मुश्किल खत्ते हैं, मतलब ये मुश्किल डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ इन कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले इन कंट्रीज़ को डीन्यूक्लियराइज़ किया जाए, और जब आप इन कंट्रीज़ को डीन्यूक्लियराइज़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे आप ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को इनिशिएट करेंगे। और इसके अंदर आप सोच सकते हैं कि जो केस स्टडीज़ हैं वो इंडिया पाकिस्तान से लेके कम्स बैक टू योर क्वार्टर कि जी आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इंट्रैक्टेबल सिचुएशन है, तो इसलिए अगर आपको डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए कन्विंस कर सकते हैं तो हो सकता है कि ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ आ सके। लेकिन जहां तक तो क्या इस तरह ग्लोबल डिसआर्मामेंट हो सकेगी? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए डीन्यूक्लियराइज होना इट्स इम्पॉसिबल। आपके पास तकरीबन स्पेशली व्हेन इंडियंस हैव इट। नहीं जी, इंडियंस के अलावा भी आपकी नीड ऑफ द टाइम ऐसी है कि डिटरेंस इज अ नेसेसिटी। इंडियंस तो आपके लिए इज अ रियल थ्रेट, अ लाइफ थ्रेट, मतलब एक जिंदा थ्रेट है आपके सामने, मतलब जो खतरा है जो आपके साथ सारा वक्त लिंक्ड है। और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान की जहाँ तक आदत की बात है वो इस स्टेट जो इवन नॉन स्टेट एक्टर थ्रेट को न्यूक्लियर के साथ रिलेट करती है, जो उन्होंने 2001-2002 में किया कोई सेन स्टेट एक मतलब टेररिस्ट एक्ट को लिंक या पार्लियामेंट एक्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर अगर उनका कोई टेररिस्ट एक्ट हो गया तो उसके ऊपर आप अपनी तमाम फोर्सेस एक साल के लिए मतलब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप उसको यू विल नॉट ब्रिंग देम फॉर अ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, बट इंडिया डिड दैट. So to expect irrationality from the Indians is asking too much. Yes, we have been lucky. Up tak nuclear deterrence has worked. So in future, it is necessary for Pakistan to have nuclear weapons. और अगर ये हम पे प्रेशर डालते हैं जिस तरह भी AQ खान के इशू पे डाल रहे हैं और बाद में मजीद कोई ना कोई इनको एक्सक्यूज मिलता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो सबसे अहम बात है आपके प्रोग्राम के बारे में, आपका प्रोग्राम इन तमाम ऑड्स के बावजूद ना सिर्फ इवॉल्व किया इसने डेवलप किया और आपने स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस कायम किए। जहाँ तक आपके ऊपर प्रेशर की ताल्लुक है और इंटरनेशनल प्रेशर की बात है, वो तो ना सिर्फ आपके ऊपर पहले था और मतलब अभी भी है और कंटिन्यू, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो ये तो एक स्टैंडर्ड आपका मतलब एनवायरनमेंट है जिसमें आपने प्रोग्राम। सो जहाँ तक आपकी विल की बात है, आई थिंक ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम इत्तेफाक करती है कि जी न्यूक्लियर वेपन्स आपके लिए एक नेसेसिटी हैं। और इसलिए मेरे ख्याल से जहाँ तक कोई गवर्नमेंट है, मतलब आप किसी गवर्नमेंट को उठा लें, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे वो भुट्टो की गवर्नमेंट थी, ज़िया की गवर्नमेंट थी, बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है या मुशर्रफ की गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू नेगोशिएट ऑन न्यूक्लियर। सो जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, रोल बैक इज एन इम्पॉसिबल। डॉक्टर AQ खान साहब को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? आई थिंक जी डॉक्टर AQ खान को आपको डील करना पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोलिफरेशन, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आप इस कन्फाइन कर दें उनको घर में, देखिए जी इस वक्त जो आपकी ज़रूरत है
यू डोंट वांट टू क्रिएट अनड्यू प्रॉब्लम्स। आपको इस प्रॉब्लम को इंटरनली हैंडल करना है और आपने इस प्रॉब्लम को लिंक नहीं करना इंटरनेशनल सिचुएशन से, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल सिचुएशन से लिंक करते हैं और आप इस किस्म के काम करते हैं तो ये चीज़ें रीवाइटलाइज हो जाती हैं, और जब वो रीवाइटलाइज हो जाती हैं तो उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस निकलने लग जाते हैं। जब पॉलिटिकल डायमेंशंस निकलते हैं और एक सियासी मसला बन जाता है तो उसमें फिर आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि मसला आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है इसलिए इसमें से बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके प्रोग्राम से भी लिंक्ड है, वो भी बाहर निकलेगी। ईरान का जो इशू है, ईरान के ऊपर भी खासा प्रेशर पड़ा है और कंसिस्टेंटली पड़ रहा है, तो वो तो इस प्रेशर को ले रहे हैं। आई थिंक बहैसियत पाकिस्तान ऑल्सो आपने ये प्रेशर लिया और हमें लेना चाहिए, और ऐसी कोई बड़ी हमने प्रेशर लिया, जिसने हमें दिया पूरा प्रोग्राम उसको हमने बंद कर दिया। मेरे ख्याल से जी वो बात बिट अनफेयर है, बिकॉज जहाँ तक कोई भी मतलब गवर्नमेंट की बात होगी वो एविडेंस बेस के ऊपर करेंगे, क्योंकि जब आप कह रहे हैं जो आपने बात की है ये इसी बात को इंडिकेट करती है। अगर एक डॉक्टर AQ खान ने कोई चीज़ ना की होती, कोई गवर्नमेंट जो है उनको इस पोजीशन में नहीं लेके आ सकती। अच्छा, ईरान पे बताएं कि ईरान के ऊपर कोई इस तरह का अटैक वगैरह, कोई इस तरह की कोई चीज़ मैं आज भी देख रहा था। हाँ जी, ये जेरूसलम पोस्ट ने आज लिखा है कि इजरायली वॉरप्लेन्स, ये कोट कर रहे हैं एक सोर्स को, कि इजरायली वॉरप्लेन्स प्रैक्टिस इन इराक। अब ये उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे अलम्बार और हदीसा के प्रोविंसेस हैं उसमें इराकी जो जगह हैं उसमें इजरायली जो एयरप्लेन्स हैं वो आके प्रैक्टिस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द अमेरिकन्स। तो वो ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि वो अगर वहाँ से करें तो बू शहर पहुँचते हुए उन्हें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो ये तो फिर एक देखिए जी बात, देखिए मामला ये इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर सिग्नलिंग चल रही है। अमेरिका और इजराइल जो है टारगेट प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं कि जी हम ईरान के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर नंताज फैसिलिटी होगी, उनकी बशरेर रिएक्टर हो गया, मतलब जो भी उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, रिप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर हम मतलब खुलदियान हो गई, इसके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन ईरान का जो रिएक्शन था दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ईरान हैज़ मिसाइल फायर कर दिया। देखिए जी अब इससे अगर 10 साल पहले जब इन्होंने ओरिसा के ऊपर हमला किया था, या मैं 10 साल कह रही हूँ मैं, 30 साल पहले जब इजराइल ने हमला किया था इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, तो उसकी कोई ख़ास रिप्रिकॉशंस नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से अमेरिका और इजराइल को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका पहली बात तो ये है कि रीजन के अंदर मौजूद है, आप क्लाइंटेल की तरफ से नहीं मूव कर रहे हैं। किटी हॉक अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद है, अमेरिका इराक में मौजूद है। तो अगर इस किस्म का कोई रिएक्शन करेंगे तो ईरान इज़ नॉट इन अ मूड टू जस्ट टेक इट। दूसरी बात ये कि ईरान के पास कन्वेंशनल वेपन्स हैं, कन्वेंशनल वेपन्स। फियर्स रिएक्शन होगा उनका, आई थिंक जी अच्छा खासा फियर्स रिएक्शन होगा। आई डोंट थिंक द इरानियंस विल टेक इट लाइंग डाउन। पहली बात तो ये है, ठीक है। जहाँ तक ईरानियन प्रोग्राम की बात है, अगर वो पीछे चला जाता है 5 साल या 10 साल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल, और आपके पास एक्सपर्टीज बिल्ड हो चुकी है, आप उसको हमेशा रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन जैसे मैंने ओपनिंग में कहा था कि आज पॉपुलेशन डे भी है, और इस पॉपुलेशन डे पे हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा आपको एक हम सुनाते हैं साउंड बाइट, और वो है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। उसके बाद वापस आएंगे तो वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को, आखिरी चंद लम्हात में हमारे सब से ज़रा बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू थोड़ी सी सुनिएगा ज़रा। लेट मी गिव माई गवर्नमेंट्स फर्म कमिटमेंट to providing the population welfare program the much needed ownership, budgetary support and political backing in order to bring down the population growth rate to 1.55% per annum in the next 5 years. It is obvious that in developing country like Pakistan, a net addition of 2.9 million people every year will nullify and eat up all the achievements in the socio-economic sectors. This is a huge opportunity, but to reap this demographic dividends, we must ensure rapid decline in fertility rate. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पॉपुलेशन डे के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारी साहबा ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे ईरानियन रिएक्शन की, क्या वो उसी कॉइन में रिएक्ट करेंगे जिस तरह इजराइल करेगा, और क्या उनकी अगर वो बूशहर और दूसरे जो हैं वो अगर खुदा न खास्ता डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या उनकी कैपेबिलिटी रहेगी? देखिए जी, जहाँ तक कैपेबिलिटी की बात है वो रहेगी, बिकॉज आपको इस वक्त उनको जो चीज़ ईरान के साथ सबसे बड़ा मुश्किल उनको पेश आ रही है इस वक्त अमेरिका को या किसी को भी किसी भी प्लान के लिए, कि अगर वो अटैक भी कर देते हैं क्या उसके बाद कितनी कैपेबिलिटी, जो आपने सवाल पूछा है वो उनकी इन्वेस्टमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इस वक्त दे आर नॉट 100% श्योर कि दे नो ऑल द ईरानियन फैसिलिटीज़,
कि वो तमाम ईरानियन प्रोग्राम और ईरानियन फैसिलिटीज़ के बारे में जानते हैं, और हो सकता है कुछ सीक्रेट फैसिलिटीज़ हों। सो अगर वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी that Israel is very much within their reach. हाँ जी, and secondly the question is not कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं। इस वक्त ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, for all known sources they don't have a nuclear weapon. It will take them another 5 years or so to acquire a nuclear weapon. That is being conservative about the estimate. जहाँ तक इनकी रिएक्शन की बात है, ईरान विल रिएक्ट, अपनी वो कन्वेंशनल फोर्सेस से रिएक्ट करेगा, अपनी अनकन्वेंशनल फोर्सेस से रिएक्ट करेगा। आपकी जहाँ तक आपका इराक के अंदर शिया पॉपुलेशन की बात है, the Iranians have a very strong hold over there, they will react over there. अफगानिस्तान की बात है, they will react over there. And most importantly बहरीन, कतर, और इसके अलावा जब आप देखते हैं अरेबियन सी में, तो the Iranian missiles are quite capable of reaching that. And depend करता है कि whether Israel wants to hit an Iranian reactor in retaliation to take a strike on Tel Aviv. अगर वो Tel Aviv पे स्ट्राइक लेना चाहते हैं या किटी हॉक के ऊपर स्ट्राइक लेना चाहते हैं, या इसके लिहाज से अफगानिस्तान में जो अमेरिकी बेसिस हैं या जो रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी बेसिस हैं, उस पर स्ट्राइक दे विल हैंडल इट। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि अमेरिका इस तरह का रिस्क ले सकता है या इजराइल इस तरह का रिस्क ले सकता है? क्योंकि कहते ये हैं कि जब हार्ड टारगेट होता है तो उस पर अमेरिका जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता, जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं उनको हिट करता है। इज दैट राइट? आई थिंक जी, जहाँ तक हार्ड टारगेट की बात है, जहाँ तक मतलब आपकी ये जो एनालिसिस की बात है, आई थिंक अमेरिका इज वेइंग कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ईरान की तरफ से, और ईरान ने अपनी काउंटर सिग्नलिंग में अपने मिसाइल टेस्ट दिखाए हैं। ईरान एक स्टेटमेंट भी दे सकता था, ईरान कोई और बात भी कर सकता था, लेकिन ईरान ने मिसाइल टेस्ट चूज किए, 1 नहीं 2 नहीं 9, दिखाने के लिए कि जी हाँ, दिखाने के लिए कि आपके पास शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मतलब इंटरमीडिएट रेंज, हर तरह का बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब हर तरह की वेरियस कैटेगरीज ऑफ मिसाइल्स आर देयर। सो इट मींस कि जितने भी जो रेंजेस हैं दे विल बी हिट बैक। दिस इज अ सिग्नलिंग व्हिच वाज डिलिबरेटली डन बाय द इरानियंस, एंड दैट शोज द रिजॉल्व ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट टू टेक any kind of an action which would be carried out against the Iranian nuclear facilities. Now here comes the question now कि इस तरह की रिजॉल्व जो है वो अगर हम भी दिखाएं यहाँ पे वॉर ऑन टेरर के हवाले से, और ख़ासतौर पर जिस तरह आए दिन हम पे अटैक हो जाता है, हम एक पीस डील करते हैं, उधर से वो आते हैं और आराम से एक ड्रोन आता है, वो 20-25 बंदे जो है या मार देता है या जख्मी कर देता है। तो इस तरह की रिजॉल्व हम भी तो शो कर सकते हैं उनके। आई थिंक जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ना सिर्फ ये, लेकिन डिपेंड करता है कि यू डोंट वांट टू ओवर एक्साइट, यू डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन इन विच ईरान इज। पहली बात तो ये है कि आप ईरान की पोजीशन में नहीं होना चाहते हैं जिधर तमाम द वर्ल्ड इज ऑन वन साइड एंड ईरान इज ऑन वन साइड। यू डोंट वांट टू बी इन अ प्रायर स्टेट, बट नॉनदलेस यू आल्सो नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्गर स्टैंस। एंड आई थिंक इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका डेमोक्रेटिक टूल है, और आपको डेमोक्रेटिक टूल को इस्तेमाल करना चाहिए टू रिव्यू द पॉलिसी। जब आप रिव्यू करते हैं पॉलिसी तो इनको भी पता चलता है कि देयर लिमिटेशंस। जब आप कहते हैं कि डू मोर, यू कैन ओनली डू व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विलिंग टू एक्सेप्ट। यू कैन नॉट डू एज एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे व्हाट द बुश एडमिनिस्ट्रेशन इज वांटिंग, बिकॉज़ पाकिस्तान इज नॉट द 51st पार्लियामेंट में वॉर ऑन टेरर डिस्कस नहीं हुई है। मेरे ख्याल से जी ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, हमारी हुकूमत की, हमारे तमाम मेंबर्स नेशनल असेंबली की, बाकी तमाम लोगों की, अगर ये वॉर अगेंस्ट टेरर के खिलाफ कोई चीज़ चाहते हैं कि इसको रिव्यू करवाएं। ये आखिरकार असेंबलीज किस दिन के लिए? सही बात, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मारिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात हुई। नाज़रीन, हमें बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मीटिंग हुई है उसमें वाइड रेंज इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, और जिसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस ही इस्तेमाल होंगी, बाहर के लोग आके पाकिस्तानी इलाके में काम नहीं करेंगे। ये एक चीज़ डेवलपमेंट जो हुई है ये पॉजिटिव है। अल्लाह करे कि इसके ऊपर मज़ीद जो सिचुएशन है वो डेवलप हो और बिल्ड की जाए इसी प्रेमिस के ऊपर, तो हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाया खेचरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसानों को परसों तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।